विडी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास की किताबों में हमें या तो हीरो मिलते हैं या विलन, पर सोचिए क्या हो अगर एक ही इंसान के अंदर आपको एक संत और एक शैतान दोनों की परछाई दिखे। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, एक ऐसा सुल्तान जिसने एक हाथ से अपनी प्रजा के लिए नहरें खुदवाईं तो दूसरे हाथ से उसी प्रजा के आस्था के केंद्रों को तुड़वा दिया। जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत एक ऐसी जगह जहां सुल्तानों की गद्दी से ज्यादा तो उनकी तलवारें तेज चलती थीं। साजिशें और तख्ता पलट रोज की बात थी। और उसी दौर में एक सुल्तान आता है और 37 साल तक 37 लॉन्ग ईयर्स तक राज करता है। कमाल की बात यह है कि इतिहासकार उसे अक्सर कमजोर और डरपोक बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, वो इतनी लंबी पारी खेल कैसे गया। तो भैया, इस लंबे राज का राज छिपा है उसके दोहरे किरदार में। एक चेहरा था जनता के मसीहा का, जो नहरें बनवा रहा था, बाग लगवा रहा था और टैक्स कम कर रहा था। और दूसरा चेहरा था एक कट्टर असहिष्णु शासक का, जो मंदिर तुड़वा रहा था, जजिया लगा रहा था और अपने मजहब के अलावा दूसरों पर जुल्म कर रहा था। और यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसने ये सब किया कैसे। उसे गद्दी मिली थी अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जो कह सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलर नहीं था। तो फिरोज को ये अच्छे से पता था कि गद्दी पर टिके रहना है तो सबसे पहले पावरफुल लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा। और इसके लिए उसने अपनाया एक सिंपल लेकिन जबरदस्त 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला, उसने पकड़ा उलेमा को, मतलब जो उस वक्त के धार्मिक गुरु थे जिनका बहुत दबदबा था। उसने खुद को इस्लाम का सच्चा सिपाही दिखाया। दूसरा, उसने आम लोगों और व्यापारियों को खुश किया। एक झटके में 24 तरह के छोटे मोटे टैक्स खत्म कर दिए। सोचे कितनी बड़ी राहत होगी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उसने किसानों का दिल जीता। जमीन का टैक्स घटाकर सिर्फ छठा हिस्सा कर दिया। मतलब उसने समाज के 3 सबसे बड़े पिलर्स को अपने साथ खड़ा कर लिया और बस उसके राज की नींव मजबूत हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ पॉलिटिकल दांव पेच की नहीं है। फिरोज ने जो जमीन पर काम किया ना, उसने सचमुच नॉर्थ इंडिया की शक्ल ही बदल कर रख दी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1200। दिल्ली के आसपास 1200 नए फलों के बाग लगवा दिए उसने। ये कोई शौकिया काम नहीं था, ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक मूव था। इन बागों से सल्तनत की तिजोरी में हर साल लाखों टंका की कमाई होती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उसके काम का जो स्केल था वो तो हैरान कर देने वाला है। 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 150 कुएं, मतलब उसने पानी का एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसने सूखी जमीन को सोना उगलने पर मजबूर कर दिया। हिसार और जौनपुर जैसे करीब 300 नए शहर बसाए, यहाँ तक कि सबके लिए फ्री अस्पताल भी खुलवाए। और यहीं पर दिखती है उसकी असली चालाकी, या कह लें कि स्मार्ट गवर्नेंस। देखो, उसने किसानों को पानी दिया जिससे फसलें लहलहा उठीं, और फिर उसने कहा तुम्हारी फसल बढ़ेगी तो उस बड़ी हुई फसल का सिर्फ 10% हिस्सा सल्तनत को दे देना। एक तरह से विन विन सिचुएशन। इस नीति को उलेमा से भी मंजूरी मिल गई। तो अब तक तो लग रहा है कि फिरोज शाह एक हीरो था, एक विजनरी था, है ना? लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और फिरोज की कहानी का ये दूसरा पहलू काफी अंधेरा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद फिरोज शाह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी फुतुहात-ए-फिरोज शाही में लिखी है। वो साफ साफ कह रहा है कि उसका मकसद अपनी प्रजा को धर्म बदलने के लिए उकसाना था, और इसके लिए उसने टैक्स को एक लालच की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये उसकी ऑफिशियल पॉलिसी थी। और ये सिर्फ टैक्स में छूट देने तक ही सीमित नहीं था। 1360 में पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर पर हमला हुआ और उसकी मूर्ति को अपवित्र किया गया। फिर 1361 में नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की बारी आई। मूर्तियों को तोड़ा गया और कहते हैं कि उनके टुकड़ों को मांस में मिलाकर लोगों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जिन्हें तब तक इस टैक्स से छूट मिली हुई थी। इसी वजह से आरसी मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार उसे आगे चलकर आने वाले औरंगजेब और सिकंदर लोधी जैसे शासकों का एक तरह से रास्ता दिखाने वाला मानते हैं। मतलब उसने एक ऐसा पैटर्न सेट कर दिया था जिसे बाद में और भी कट्टर तरीके से फॉलो किया गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। विडंबना देखिए, जिन कदमों ने फिरोज को 37 साल तक गद्दी पर सुरक्षित रखा, असल में वही कदम धीरे धीरे पूरी सल्तनत को खोखला कर रहे थे। अब ये कैसे हुआ,
इसे समझने के लिए हमें सल्तनत के आर्मी सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसे इक्ता सिस्टम कहते थे। बहुत सिंपल था। कमांडरों को सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा मिलता था। उसी जमीन के रेवेन्यू से वो अपनी सेना रखते थे। ये सिस्टम सल्तनत की रीढ़ की हड्डी था। लेकिन फिरोज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इस इक्ता सिस्टम को वंशानुगत बना दिया, हेरिडिटरी। मतलब अब कमांडर का बेटा ही कमांडर बनेगा, चाहे वो कितना ही नाकाबिल क्यों ना हो। सेना की ताकत का आधार अब योग्यता नहीं बल्कि खानदान बन गया। मेरिट खत्म और करप्शन शुरू। इतना ही नहीं, उसे दासों को इकट्ठा करने का भी बहुत शौक था। 1,80,000 इतने सारे निजी दासों की देखभाल के लिए एक अलग सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया गया, दीवाने बंदगान। सोचिए ये शाही खजाने पर कितना बड़ा और बेमतलब का बोझ रहा होगा। तो अगर आप देखें तो एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान थे जिन्होंने एक मजबूत मेरिट बेस्ड सेना बनाई थी, और दूसरी तरफ फिरोज था जिसने धीरे धीरे उस पूरी नींव को कमजोर कर दिया। उसने अपने आज की शांति के लिए सल्तनत का कल बेच दिया था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर फिरोज शाह तुगलक था कौन? एक मसीहा या एक मुजरिम? एक बनाने वाला या एक बिगाड़ने वाला? क्या कहता है इतिहास? ये चार्ट पूरी कहानी को एक तस्वीर में बयां कर देता है। देखिए, लोगों की नज़र में वो बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल, उसने जो नहरें और शहर बनाए उनका फायदा सदियों तक मिला, ये भी सच है। लेकिन इन सब की कीमत क्या थी? सल्तनत की अपनी ताकत वो एकदम नीचे चली गई। उसने अपनी लोकप्रियता के लिए सल्तनत की मजबूती का सौदा कर लिया था। और इस कमजोरी का अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। फिरोज की मौत के बस 10 साल बाद, सिर्फ 10 साल बाद 1398 में जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो कमजोर हो चुकी सल्तनत ताश के महल की तरह ढह गई। दिल्ली में कत्लेआम हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक कामयाब शासक की असली पहचान क्या है? एक लंबा और शांति भरा राज, या फिर एक ऐसा मजबूत साम्राज्य जो उसके जाने के बाद भी टिका रहे? फिरोज शाह ने पहला रास्ता चुना और दूसरे को कुर्बान कर दिया। अब आप बताइए, क्या आप उसे एक सफल शासक मानेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प किस्सों में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।